नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। दुनिया में भारत के विकास की रफ्तार सबसे तेज। आईएमएफ ने कहा भारत का सकल घरेलू उत्पाद पिछले 10 वर्षों में दोगुना होकर $2,10,000 करोड़ से बढ़कर $4,30,000 करोड़ हुआ। केंद्र सरकार की फिट इंडिया की पहल के तहत डीडी न्यूज ने किया वॉकथॉन का आयोजन। करीब 4 किलोमीटर लंबे वॉक में सैकड़ों की संख्या में डीडी न्यूज कर्मी हुए शामिल। प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में आज लखनऊ में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कार्यक्रम की अगवानी की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मैच होंगे। दोपहर 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का सामना हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स से होगा। इंडियन प्रीमियर लीग में और अब समाचार विस्तार से। भारत में बीते एक दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दुनिया को चौंका दिया है। देश की मजबूत आर्थिक नीतियों और संरचनात्मक में सुधारों के चलते जीडीपी में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। भारत अब अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। यह 105% की वृद्धि दर को दर्शाता है, जो अमेरिका 66% और चीन 76% जैसे वैश्विक दिग्गजों से भी तेज है। भारत की जीडीपी 2015 में $2.1 ट्रिलियन थी, जो 2025 तक बढ़कर $4.3 ट्रिलियन हो गई। और साथ ही साथ ये कहा कि यह देश की तेजी से भारत को इस साल जापान से तो वहीं 2027 तक जर्मनी से आगे ले जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस शानदार वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजनाओं ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। सरकार की फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज डीडी न्यूज दिल्ली ने वॉकथॉन का आयोजन किया। वॉकथॉन को प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी, डीडी न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार और एडीजी पंकज कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉकथॉन की शुरुआत कोपरनिकस मार्केट स्थित दूरदर्शन भवन से हुई और इंडिया गेट सर्कल का पूरा चक्कर लगाकर वापस दूरदर्शन भवन पर समाप्त हुई। लगभग 4 किलोमीटर के इस वॉकथॉन में डीडी न्यूज के सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में राहुल वर्मा पहले और मंथन दूसरे स्थान पर रहे, तो वहीं महिला वर्ग में प्रतिभा पहले स्थान पर और कुसुम मीणा ने दूसरा स्थान हासिल किया। 40 में 50 की आयु वर्ग में आसिन मिश्रा ने प्रथम स्थान हासिल किया है और इस मौके पर स्वयं संस्थान की सिनू जिंदल भी मौजूद थी। आज डीडी न्यूज़ ने एक वॉकथॉन ऑर्गेनाइज किया। माननीय प्रधानमंत्री का जो फिट इंडिया का आह्वान है, उसको देखते हुए हमने सबने ये डिसाइड किया कि हम भी इसका एक हिस्सा बनेंगे। हमारे 300 करीब प्रतिभागी थे और मैं सबका बहुत धन्यवाद करूंगी। सबने बहुत इससे जोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट किया है और हम लोग आगे भी ऐसे करते रहेंगे। और सबको हम यही कहना चाहेंगे, हमारा यही एक मैसेज है कि सबको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए और सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। डीडी न्यूज़ के इस वॉकथॉन में हमने ये भी ध्यान रखा कि हम लोग एक इंक्लूसिविटी, जो इंक्लूजन वाला एक प्रिंसिपल है, उसको भी हम साथ लेके चले। हमारे साथ कम से कम 15 लोग ऐसे थे जो दिव्यांग हैं, जिन्होंने बहुत ही हिम्मत से और बहुत ही जोश से इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हरदोई पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के सुशासन में भाजपा के कार्यकाल में जनहित में किए गए कार्यों का जमकर बखान किया। केशव प्रसाद मौर्य हरदोई में पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में सम्राट अशोक की जयंती कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा के सुशासन के चलते जनता 2017 का निर्णय 2027 में फिर दोहराएगी और उन्होंने कहा कि बसपा तो साफ ही हो गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता सपा और कांग्रेस का भी सफाया कर देगी।
समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे और यहाँ जो अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वाले हैं इनको लखनऊ और दिल्ली नहीं सीधा सैफई प्रस्थान करवाएंगे। हमारी सरकार गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के साथ कोई समझौता नहीं करती है। अगर कोई अपराध करता है तो उसकी जांच करके उसके खिलाफ कानून सम्मत कठोर कार्रवाई की जाती है, ठोस पैरवी की जाती है। जब गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो अखिलेश जी बिलबिला उठते हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर में छात्रावास दिवस के उपलक्ष्य में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर परिसरीय छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लिया एवं अपनी कला विद्वता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं परिसर के निदेशक प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने बताया कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास एवं प्रतिभा संवर्धन हेतु समय समय पर विविध क्रियाकलाप एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। विद्यार्थियों की प्रतिभा को विकसित होने के लिए समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से ऐसे आयोजन आवश्यक हैं। कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। प्रोफेसर धीनेन्द्र कुमार झा ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई। बना रहे हैं हम लोग छात्रावास दिवस का अर्थ कि छात्रावास में जो छात्र हैं उनकी प्रतिभा, पूरे देश की संस्कृति जो उनमें बसी हुई है उसको प्रकाशित करना, एक सभ्य सांस्कृतिक माहौल का निर्माण करना और छात्रों में जो संस्कृति, सभ्यता, कला, मेधा छिपी हुई है उनको छात्रों के द्वारा ही प्रकाशित कराना, छात्रों को उत्साहित कराना, यह एक उद्देश्य है। गोरखपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भाजपा के बिहार स्नेह मिलन कार्यक्रम के पहले सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहा कि बिहार में इस बार जो घमंडी महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाने वाला है, कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट का सुपड़ा साफ हो जाने वाला है। वहां कोई पार्टियां हैं ही नहीं, एनडीए और महागठबंधन है। एनडीए के महागठबंधन का जो उनका समीकरण है, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से बिहार का विकास नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ है। वो इस बार अभूतपूर्व ताकत से अब तक जो सरकार नहीं बनी उतनी संख्या बल लेकर बनने जा रही है। और हमारे एनडीए के गठबंधन का जो वहां हमारा समीकरण है और जो नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो बिहार का विकास एनडीए सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ है, वह इस बार अभूतपूर्व वहां ताकत लेकर, यानी कि अब तक जितनी ताकत से बिहार में कभी किसी की सरकार नहीं बनी उतनी संख्या बल लेकर एनडीए की सरकार 2025 में बनी। श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन लखनऊ में किया गया। श्री माथुर चतुर्वेदी लखनऊ शाखा सभा के अध्यक्ष अजय चतुर्वेदी ने बताया कि सम्मेलन के दौरान देश के विकास में माथुर चतुर्वेदी समाज के योगदान और प्रयासों की चर्चा की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रयागराज में हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ के सफल आयोजन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी और प्रयागराज के माध्यम से देश के गौरव को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर मजबूत करने के साथ ही सनातन परंपरा को विश्व पटल पर रेखांकित किया गया है। आज हम लोग महासभा की मीटिंग लखनऊ में आयोजित कर रहे हैं। ये महासभा की मीटिंग में सारे शहरों के, दिल्ली, आगरा, कानपुर, कलकत्ता, बिलासपुर, चेन्नई तक के लोग शामिल हुए हैं। और इस महासभा की, ये ऐतिहासिक महासभा की मीटिंग है जो लखनऊ में आयोजित हो रही है होटल सौभाग्यन चित्रवापुर पुलिस चौकी के पास में। ये जो मीटिंग है ये हर साल में 3-4 बार आयोजित होती है और ये लखनऊ में काफ़ी पहले आयोजित हुई थी, लेकिन इस बार हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग के कार्यकाल में ये लखनऊ में आयोजित हो रही है। और इस मीटिंग का मतलब होता है कि आपस में एक दूसरे के विचारों को समझना, आगे की जो नीतियां हैं उसको तैयार करना। इसके साथ में हम लोग कुछ कल्चरल प्रोग्राम एक्टिविटी भी करते हैं इसमें जो चल रही हैं।
समाचारों में वक्त है छोटे से विराम का। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। संभल में तीर्थ स्थलों और कूपों के मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। अब प्रशासन ने एक और प्राचीन रसोदक कूप को खोज निकाला है। पालिका प्रशासन इस कूप की साफ सफाई कराकर दर्शनीय स्थल के तौर पर विकसित करेगा। संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप हैं। तमाम ऐसे तीर्थ और कूप को प्रशासन ने एक मुहिम चलाकर खोज निकाला है, जो या तो विलुप्त हो चुके थे या उन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। संभल नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर मणिभूषण तिवारी ने बताया कि प्राचीन देव तीर्थों में एक देवकूप रसोदक कूप है। इसका जीर्णोद्धार और साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा है। लगातार आप लोग देख रहे हैं और आप लोग के माध्यम से हम लोगों ने लगातार प्राचीन देव तीर्थों में एक हमारा जो देवकूप है, इसका नाम रसोदक कूप है, जिसकी जीर्णोद्धार और साफ सफाई की व्यवस्था का कार्य हमने शुरू किया है। लगातार हम लोग अपने जितने भी प्राप्त हो रहे हैं कूप उससे कार्य कर रहे हैं। उसी के क्रम में रसोदक कूप की सौंदर्यीकरण और उसके जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ है। यह सराय तरीन क्षेत्र और हयात नगर क्षेत्र में स्थित है, जिसकी हम लोग कल से उस पर कार्य शुरू किए हुए हैं। हापुड़ जनपद की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर गढ़ गंगा किनारे घड़ियाल दिखाई देने के बाद गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए अच्छे संकेत हैं। जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में डॉल्फिन का परिवार बढ़ा है। वहीं गढ़मुक्तेश्वर पुष्पवती पूठ गंगा किनारे घड़ियाल दिखाई दिए जाने के बाद लोगों में हर्ष है, क्योंकि यह गंगा जल को साफ सुथरा रखने में बेहद अहम भूमिका निभाता है, जिसकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण होती है कि जिस स्थान पर ये जलीय जीव पाए जाते हैं उस स्थान पर गंगा पूरी तरह स्वच्छ एवं निर्मल होती है। और में जो है पर्यावरण पर काम किया है हम लोगों ने, और गंगा के पोल्यूशन पे भी काम किया है। तो गंगा जो पानी का जो प्रदूषण है वो इससे देखा जाता है BOD COD और ऑक्सीजन डिमांड है बॉडी से। तो इसका जो है BOD COD जो घटी है और ऑक्सीजन डिमांड जो है बढ़ी है गंगा पॉल्यूशन पर जो है गढ़ में। और वहाँ पर जो है अगर माला जो है न डाली जाए और जो है सामग्री वगैरह न डालने जाए और एक जो है आपके ये जो है STP अगर चल जाए गढ़ की, तो उससे नाले की पानी जो कम हो जाएगा तो प्रदूषण जो कम होकर जो है जीव जंतु जो है एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर बढ़ेंगे। तो उसी का द्योतक जो है ये है कि डॉल्फिन बढ़ी है वहाँ संख्या में, और वहाँ पर जो घड़ियाल वगैरह भी मिले हैं। तो ये जो है सब ये है एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जलीय जो इकोसिस्टम होता है उसके पार्ट है। जनपद बलरामपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आनुषंगिक संगठन बनवासी कल्याण संगठन द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला ने की। बनवासी कल्याण संगठन महाराणा प्रताप बनवासी छात्रावास के द्वारा थारू जनजाति के बच्चों के कल्याण के लिए है। संगठन के प्रांत संयोजक ने कहा कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। हम मानते हैं कि लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। अपनी संस्कृति जहाँ जहाँ क्षरण हुआ है वहाँ पर धीरे धीरे पहचान खत्म हो गई है। भारतीय संस्कृति के प्रमुख त्योहारों में से होली भी एक प्रमुख त्योहार है। अपनी संस्कृति बचे इसके लिए जो हम काम करते हैं उसमें होली की परंपरा को मनाना भी एक उद्देश्य रहा है। आज हम लोग बनवासी कल्याण आश्रम के जो छात्र हैं हमारे, जो बहुत पहले समाज से दूर रहते थे, उनको हम लोगों ने अपने साथ लाके बलरामपुर उनकी पढ़ाई के लिए और उनके कल्चर पे जो उनका कल्चर है उस पे भी हम लोगों ने अध्ययन किया और आज वही कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम होली का कराया गया।
गोरखपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गीडा सेक्टर 26 में 27 करोड़ 21 लाख की लागत से बने प्रदेश के सबसे बड़े सेंट्रल वेयरहाउस का लोकार्पण किया। यह केंद्रीय वेयरहाउस कुल 5.5 एकड़ क्षेत्रफल में 1,20,000 स्क्वायर फीट में गोदाम में बना है। इसकी क्षमता 21,150 टन की है। केंद्र सरकार द्वारा शासन की तरफ से उद्योगों और उद्यमियों के विकास को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। उद्यमियों के लिए यह वेयरहाउस एक बड़ी सौगात के रूप में माना जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा देश के अंदर विभिन्न प्रदेशों में कुल 18 केंद्रीय वेयरहाउस का लोकार्पण किया गया है। आज सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन के द्वारा देश में 18 विविध राज्यों में विविध भागों में हमने वेयरहाउस उद्घाटन किया है। 264 करोड़ इसमें हमने इन्वेस्ट किया है और इधर जो है 1,20,000 स्क्वायर फीट का सिंगल एक वेयरहाउस गोडाउन हमने शुरू किया है। इसका इधर इस एरिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और बाकी सब एक्टिविटी भी चल रहा है, ई कॉमर्स का एक्टिविटी चल रहा है, उसके कारण बहुत ही बड़ी मात्रा में वेयरहाउसिंग का डिमांड है। समाचारों में वक्त है एक विराम का। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के दीपा सराय स्थित मकान के विनिमय क्षेत्र से बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने के मामले में SDM द्वारा गठित 2 सदस्य कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन अभी तक कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। साथ ही प्रतिवादी पक्ष के द्वारा जिलाधिकारी के न्यायालय में एक अपील की गई, जिसको लेकर प्रतिवादी पक्ष की ओर से एक प्रार्थना पत्र दायर किया गया कि हमने एक अपील जिलाधिकारी के न्यायालय में आयोजित की है, जिसके निस्तारण तक वर्तमान वाद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए। जो माननीय सांसद जी के अगेंस्ट उसमें आज सुनवाई थी और उसमें आज की तारीख में जो टीम गठित की गई थी XMPWD और विनिमय क्षेत्र के JE के को संयुक्त रूप से लेकर उस टीम को द्वारा आज रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। वो रिपोर्ट अभी अप्राप्त है और जो प्रतिवादी पक्ष है उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र आज दिया गया कि हमने नियंत्रक अधिकारी जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में इसके एक अपील योजित की है। अपील के निस्तारण तक वर्तमान वाद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए। लखनऊ के KGMU के पैथोलॉजी विभाग ने 20 मार्च को रेगुलेशन अपडेट पर CME और 21-22 मार्च को हीमोफीलिया निदान पर कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यक्रम में चिकित्सकों, रोग विज्ञानियों और रोगियों को हीमोफीलिया के लक्षण, निदान और प्रबंधन पर प्रशिक्षित किया गया। ISHBT और CMC वेल्लोर के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में देश भर से 170 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आयोजन सचिव डॉक्टर रश्मि कुशवाहा ने बताया कि 40 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित कर भविष्य में CHC एवं PSC स्तर पर हीमोफीलिया निदान को सक्षम बनाया जाएगा। अयोध्या में श्री अरविंदो सोसाइटी के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के राज्य सम्मेलन के पहले दिन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने भारत, सनातन धर्म और भगवान राम के विषयक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि अरविंद ने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा था कि वह दिन अवश्य आएगा जब भारत विश्व का आध्यात्मिक नेतृत्व करेगा। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि महर्षि अरविंद के सपने को साकार करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता के अमृत काल में दिए हुए 5 संकल्प महती भूमिका निभा रहे हैं। भारत, सनातन धर्म और भगवान राम के विषय के ऊपर एक विचार गोष्ठी थी जिसमें आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। श्री अरविंदो, जिन्हें हम लोग महर्षि अरविंद भी कहते हैं, जिन्होंने भारत के बारे में जो एक विराट दृष्टिकोण रखा था और बहुत युग दृष्टा ऋषि के रूप में जो उन्होंने पहले से देखा था, आज वो चीज़ें यथार्थ रूप में फलीभूत होती नजर आ रही हैं।
और ये स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 संकल्प दिए हैं। मुझे लगता है यह संकल्प उसी दिशा को, उसी चीज़ को पूर्ण करने में निश्चित रूप से सफल होंगे जो अपनी दिव्य दृष्टि से लगभग 1 शताब्दी पूर्व श्री अरविंद ने देखा। भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित किए गए आईएएस अभिषेक प्रकाश की विजिलेंस जांच भी की जाएगी। शासन ने अभिषेक प्रकाश की विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। इस खुली जांच में उनकी संपत्ति और अर्जित किए गए धन की भी जांच की जाएगी। जांच के दौरान उनकी बरेली, पीलीभीत, हमीरपुर और लखनऊ में तैनाती के दौरान जुटाई गई संपत्ति का ब्यौरा भी विजिलेंस की टीम जुटाएगी। बता दें कि लखनऊ के जिलाधिकारी रहते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी का चार्ज भी अभिषेक प्रकाश के पास था। ऐसे में अब विजिलेंस की टीम इन सभी जगहों से अर्जित संपत्तियों की जांच करेगी। सोनभद्र जिले के तियरा स्टेडियम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 3 दिवसीय प्राइज मनी तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से करीब 300 प्रतिभागी अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने न सिर्फ खिलाड़ियों से मिलकर बातचीत की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले 3 खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन पर ध्यान दें और मैं आपके खेल से जुड़े हर जरूरत को पूरा करने का आश्वासन देता हूं। सोनभद्र पीएसपीबी आर्चरी प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। ये जो स्पोर्ट्स का फील्ड है आपके और इस पे आप पे डिपेंडेंट है। आप इसको सिर्फ स्टेट लेवल पे आप 325 पार्टिसिपेंट्स हैं, उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हैं, पर आपको इसको उठा के अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर ले जाना है। लगातार 3 वर्षों से चल रहा है। ये तीसरा सोनभद्र पीएसपीबी टूर्नामेंट है। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस कंपटीशन में प्राइज मनी दिया जाता है। केंद्र सरकार ने इस साल 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि प्याज पर लागू 20% निर्यात शुल्क को शून्य करने का फैसला किया गया है। यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार ने देश में दिसंबर 2023 में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। निर्यात प्रतिबंध के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल प्याज निर्यात 17.17 लाख टन और वित्त वर्ष 2024-25 में 18 मार्च तक 11.65 टन रहा। प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। विनोद शुक्ल छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लखनऊ के मरीन ड्राइव से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में सैकड़ों साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अपने संबोधन में कहा कि संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और संडे ऑन साइकिल धीरे धीरे संस्कृति का हिस्सा बन रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम करीब 5000 स्थानों पर किया गया है, जिसमें चिकित्सक भी सक्रिय रूप से शामिल हुए हैं, जिन्होंने फिट रहने और मोटापा मुक्त भारत के संदेश को आगे बढ़ाया है। फिट इंडिया मूवमेंट में हर वीक संडे ऑन साइकिल समग्र देश में एक मूवमेंट के रूप में चल पड़ा है। देश के युवा, देश के बुजुर्ग, देश के सब लोग संडे 1 घंटे के लिए अपने स्वयं को फिट रखने के लिए साइकिलिंग करते हैं। मैं भी आज लखनऊ में मेरे राज्य के साथी स्पोर्ट्स मिनिस्टर गिरीश यादव जी के साथ 1000 युवाओं के साथ लखनऊ में साइकिलिंग करके ओबेसिटी के अगेंस्ट साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखने के लिए संदेश दिया है। साइकिल पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है। साइकिल फिट रहने का मंत्र है। साइकिलिंग से मेंटली और फिजिकली फिटनेस भी बढ़ती है।
बाराबंकी के रफी अहमद किदवई जिला अस्पताल में पिछले 5 साल से रह रही पार्वती को आखिरकार उसका परिवार मिल गया। महोबा जिले के छितरवाड़ा गांव से उसके पति विजय, पुत्री उपमा और बहन किरण उसे लेने पहुंचे। दरअसल 14 अक्टूबर 2019 को शाम करीब 5 बजे सत्यप्रेमी नगर में रामाश्रम के पास पार्वती जख्मी हालत में मिली थी। स्थानीय सभासद पंकज मिश्रा ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार वह ट्रेन से गिरकर घायल हुई थी। चोट के कारण उसकी याददाश्त चली गई थी। पार्वती पिछले 5 सालों में जिला अस्पताल में रह रही थी। वो अपने घर का पता सिर्फ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश बताती थी। उसकी भाषा समझना भी मुश्किल था। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने महिला की स्थिति जानने के बाद उसके परिवार को खोजने का निर्णय लिया। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पता चला कि वह मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की रहने वाली है। डीएम ने पार्वती के परिवार को बाराबंकी बुलाया। वो अपनी पुत्री और बहन को गले लगाकर रो पड़ी। डीएम ने उपहार देकर धूमधाम से पार्वती को उनके परिवार के साथ विदा किया। धोखा हो गया था, उन्हें लग रहा था कि हम बेलाताल जा रहे और काफी रोशनी हो गई थी, तो ये ध्यान टाइम देखना आता नहीं था और ये ध्यान नहीं दे पाया कि 12-1 बजे है, जितने भी बजे हूँ आधी रात को। हाँ। लग रहा था कि हम दीदी यहाँ बेलाताल जा रहे, तो इस धोखे में। कहाँ जा रहे हैं? बेलाताल। हम लोग बेलाताल में रहते हैं ना। अच्छा। जैसे गांव में पढ़ाई ठीक से नहीं होती तो हम लोग बेलाताल में रहते, मम्मी दादी लोग गांव में रहते थे। अच्छा। मीडिया के माध्यम से हम लोग को लगातार इनपुट्स मिलते रहते हैं और प्रतिदिन यदि हम लोग अखबार देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो शायद डेली बेसिस पर हम लोग को नहीं पता चल पाती हैं। तो अखबार के माध्यम से ही हमको पता चला कि पार्वती इंडस्ट्रियल हॉस्पिटल में जब 5 साल से यहाँ पर रह रही हैं और उनके परिवार का पता नहीं चल पा रहा है, उनके एड्रेस का पता नहीं चल पा रहा है। तो इसलिए फिर जब ये संज्ञान में आया तो हमने हमारे कुछ अच्छे ऑफिसर्स हैं जिनको लगाया उनके पते पर ढूंढने के काम में। वो बोलती थी कि छिंदवाड़ा की मैं रहने वाली हूँ और अपने पति का नाम भी बताती थी, बच्चों का भी नाम बता पाती थी, लेकिन वो ट्रेस नहीं हो पा रहा था कि कहाँ की रहने वाली हैं। छिंदवाड़ा के कलेक्टर साहब का भी मैंने नंबर निकाला था और उनसे बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन उनकी जो बोलचाल थी पार्वती जी वो उस तरफ की नहीं लग रही थी, वो अपने ही उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की तरफ की लग रही थी। तो जब पता करते रहे हम लोग लगातार विभिन्न लोगों के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, तो पता चला कि ये महोबा की रहने वाली हैं। और फिर महोबा का जब पता चला तो धीरे धीरे इनका तहसील, इनका गांव छितरवाड़ा करके इनका गांव है, वो गांव पता चला। वो छितरवाड़ा जो लग रहा था हम लोग को छितरवाड़ा था और जब वो गाँव का पता चल गया तब फिर उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल नहीं था। उनके हस्बैंड का पता चल गया ग्राम प्रधान के माध्यम से और आज वो लोग यहाँ पर आ गए हैं और आज उनके परिवार को उनके साथ इनकी जनपद के लिए भेज देंगे। वाराणसी कला और संस्कृति की देश की राजधानी है, जहां पर कला और परंपराओं का निर्वहन प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। ऐसे में ही गुलाबबाड़ी यहां चैत्र मास के संगीत की एक बहुत बड़ी कलाकारों की महफिल सजती है और कहा जाता है कि लगभग 300 वर्षों से लगातार चैत्र मास में जब चेती गुलाब की खुशबू फिजा में तैरने लगती है तो कलाकारों की महफिल सजती है। और होली के बाद बनारस के कलाकार, विद्वान और रईस पुराने अंदाज में बैठकर गुलाबबाड़ी के कला का लुत्फ उठाते हैं। पद्मश्री सोमा घोष ने अपने सुरों से इस महफिल में जान डाली। महीने में सुंदर हवा बहती है और माँ सरस्वती बसंत ऋतु को अपने प्रेम की टोकरी में भर के लाती है। उसके बाद तो कहना ही क्या। और खास करके बनारस में ही ये जो चैत महीने की जो सौंदर्य खुशबू आप महसूस कर सकेंगे और कहीं शायद ही मिले ये बात, क्योंकि ये पूरा चैत महीने में जो सुंदर पुरवैया हवा बहती है और ये सबके मन में प्रेम का रंग भर देता है। और उसमें जो चैताली संध्या जो गुलाबबाड़ी है 300 साल पुरानी, और ये आज भी मैं अशोक गुप्ता जी की दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने 300 साल पहले जब मीर रुस्तम अली जी ने इसको शुरुआत किए थे कि हर उत्सव के बाद एक सुंदर महफिल, एक उत्सव की जो मेल मिलाप भी कह सकते हैं उसके लिए वो खुश बने पूरा संगीत में। और गुलाबबाड़ी तो खास है होली के बाद, वो आज भी इसको बरकरार रखे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।